आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम जो मैथ्स वाली सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें अध्याय 4 जो है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 4 है हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो, एक चर वाला जो रैखिक समीकरण था, एक चर वाला जो द्विघात समीकरण था, है ना? वो सभी हमने पढ़ लिए हैं और आज का चैप्टर सिर्फ़ इसी के ऊपर है कि 2 चर वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 घात नहीं पढ़ेंगे, 3 घात नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ़ एक ही घात होगी, लेकिन उसमें चर कितने होंगे? 2 चर होंगे। और ये वाला जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है इस आप लोगों का, और इसमें 2 एक्सरसाइज़ हैं, एक्सरसाइज़ 4.1 एंड 4.2। तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा है कि एक ही लेक्चर में इसको कवर कर लेते हैं और जो सारांश है वो भी आज इसी के अंदर ले लेंगे। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका टेबल देख लेते हैं कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन जो मेन जो 2 चीज़ हैं जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारी होंगी। पहला होगा हमारा रैखिक समीकरण, ठीक है? रैखिक समीकरण जिसे हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। दूसरा है रैखिक समीकरण का हल। फिर जो है रैखिक समीकरण का हल, उसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है? उसको हल कैसे करते हैं, वो वाला जो तरीका है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल की बात कर रहे हैं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सारांश। ठीक है? तो बहुत छोटा-सा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है, अच्छा टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आता है कि हमने पीछे की क्लास में क्या पढ़ा था? एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है। सबसे पहली चीज़ ये कि रैखिक समीकरण क्या होता है? हमने पहले पढ़ा था कि जिसमें जिस समीकरण की, देखो समीकरण आ गया है। हमने अभी तक क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे बहुपद। बहुपद देखो, अगर अगर मैंने लिखा x प्लस 1, तो ये क्या है? ये हमारा बहुपद है। ठीक है? ये एक बहुपद है या एक व्यंजक है ये। लेकिन अगर मैंने इसके ऐसे लगा दिया x प्लस 1 बराबर 0, ऐसे लिख दिया x प्लस 1 बराबर 0, तो जब भी बहुपद के आगे आप बराबर करके 0 लगा दोगे तो ये क्या बन जाता है? ये एक समीकरण बन जाता है, राइट? तो ये हमारा एक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि इसकी जो घात है, ये जो बहुपद हमने लिखा है, ये जो समीकरण है, समीकरण की भी जो घात होती है वो वही होगी जो बहुपद की होती है। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी चर राशि होती है, ठीक है? जो भी चर राशि होती है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारे बहुपद की घात हो जाती है। तो यहाँ पे चर राशि क्या है? x है। x की घात कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये जो है ये एक घात वाला समीकरण है, राइट? समीकरण है। तो जो एक घात वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? रेखिक। उसको हम बोलते हैं रेखिक। जो 2 घात वाला होता है उसको द्विघाती समीकरण बोलेंगे, ठीक है? और जो 3 घात वाला होगा उसे तीन घाती समीकरण बोलेंगे। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे? रेखिक समीकरण को डिस्कस करेंगे, ठीक है? रैखिक समीकरण मतलब जिसकी डिग्री, जिसकी जो घात है वो सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो अब देखो, हमने पीछे वाली क्लास में क्या पढ़ा था? x प्लस 1 बराबर 0। इसमें x की घात कितनी है? 1 है, इसीलिए ये कौन सा समीकरण हुआ? रैखिक समीकरण हुआ। यहाँ पे भी देखो x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है, तो इसीलिए इसकी पूरे की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चर है वो कौन है? y है, तो हम y की घात देखेंगे। y की घात कितनी है? 1 है, y की घात 1 है, इसीलिए ये भी एक क्या है? ये भी एक रैखिक समीकरण है। तो ये तीनों के तीनों ही हमारे किसके उदाहरण हैं? ये तीनों के तीनों उदाहरण हैं एक चर वाले, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे समीकरण में देखो सिर्फ एक ही चर है, इस पूरे समीकरण में एक चर है, इस पूरे समीकरण में एक चर है। तो ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं, राइट? ऐसे समीकरणों का एक हल होता है। जो जो एक चर वाले, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, अगर इनको हम हल करते हैं तो इनका जो हल होता है वो कितना होता है? एक ही हल होता है। और वो जो हल होता है वो बहुत अद्वितीय होता है। वो जो हल होता है इसका वो अद्वितीय हल होता है, वो किसी दूसरे का नहीं होगा।
ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से निकालूं, ये है x प्लस 1 बराबर 0। मैं यहाँ पे अगर इसको हल करूं, हल करने का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, समीकरण को हल करते हैं। हल करने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो चर हैं उनका मान निकालो आप। वही तो मतलब हुआ कि किसी समीकरण को हल करना। तो ये है x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा -1। x बराबर -1। तो ये जो समीकरण है, इसमें जो सिर्फ x का जो मान आएगा वो सिर्फ और सिर्फ -1 ही आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ -1 ही आएगा, राइट। तो ये क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि एक चर वाले रेखिक समीकरण जो होते हैं उनका जो हल होता है वो एक ही हल होता है, और वो हल जो होता है वो अद्वितीय हल होता है, वो एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो आता है, जैसे हम मान लो हमने ये लिखा दो, ये भी एक चर वाले जो रेखिक समीकरण है उसी का उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पे। एक चर वाला रेखिक समीकरण है 2x प्लस 5 बराबर 0। कैसे पता? यहाँ पे चर है x, x की घात कितनी है? 1। इसका मतलब है घात 1 है, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा समीकरण है इसकी घात कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये क्या बन गया? रेखिक समीकरण। ये एक रेखिक समीकरण है एक चर के अंदर, राइट। अब इसको हमें हल करना है, इसको हल करना है मतलब इसके मूल निकालने हैं। इसका मूल निकालना एक ही चीज है कि समीकरण के मूल निकालो, समीकरण को हल करो। मूल निकाल रहे हो, इसका मतलब भी क्या है? उसके अंदर जो चर है उसकी वैल्यू निकालो। अगर समीकरण को हल कर रहे हो तो तब भी वही मतलब है। तो यहाँ पे चलो इसको हल करते हैं, मूल निकालते हैं इसके। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 5 उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा -5। और x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा -5/2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/2। तो समीकरण का जो मूल है वो क्या हो गया? -5/2। अब इस -5/2 को मान लो हमारी ये संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा आप लोगों को पता है एक क्षैतिज रेखा होती है। ये एक क्षैतिज रेखा है, इसके बीच में क्या होगा? 0 होगा, और इसके इस साइड में सारे के सारे प्लस नंबर होंगे, और इस साइड के अंदर सारे के सारे माइनस नंबर होंगे। इनके बीच का जो इंटरवल है वो बराबर होगा। 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। मतलब ये इनका जो इंटरवल है ये फिक्स होता है और सबका समान होगा। हमारा क्या है? -5/2। तो ये जो रेखिक समीकरण है इसको आपको संख्या रेखा के ऊपर स्थापित करना है। तो आप स्थापित कैसे करोगे? देखो, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें -5/2 तो कितनी आती है? अगर दो का इसमें मैं भाग दूं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो 2 पंजो 10, कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 हो जाएगा ना। तो 2.5 कहाँ पे आएगा? -2 और -3 के बीच में ही तो आएगा, राइट। तो -2 ये रहा और -3 ये रहा, इन दोनों के जस्ट बीच में क्या होगा? -5/2। तो इसीलिए -5/2 को यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि ये -5/2 है, और यहाँ पे बता दिया कि ये हमारा रूट है, या फिर आपको क्या बोलोगे? मूल है। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जब भी समीकरण होते हैं, समीकरण को जब हल करते हैं ना, तो जो वहां पे जो चर राशि होती है उसकी जो वैल्यू निकलती है, उसका जो मान निकलता है, उसको हम हमेशा मूल बोलते हैं। मूल बोलो, इंग्लिश में आप रूट बोल सकते हो। ठीक है। तो समीकरण के हमेशा क्या निकलते हैं? समीकरण के हमेशा मूल निकलते हैं, राइट। और जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद के क्या निकलते हैं? अगर बहुपद को हम सोल्व करेंगे तो उसके शून्यांक निकलेंगे, शून्य निकलेंगे। हमने पीछे देखा था ना कि अगर ये हमारा बहुपद दिया हुआ है 2x प्लस 5, इसके शून्य कितने निकलेंगे? ठीक है। तो बहुपद के शून्य निकलते हैं और समीकरण के क्या निकलते हैं? मूल निकलते हैं, राइट। तो हमने उसको संख्या रेखा पे भी स्थापित कर दिया। अब चलो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ बात दी हुई है कि एक रेखिक समीकरण पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक कोई रेखिक समीकरण, मान लो मैं यहाँ पे साथ में उदाहरण ले लेती हूँ, मान लो यही है 2x प्लस 5 बराबर 0 है, ये एक रेखिक समीकरण है। इसमें तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब दो कंडीशन जब तक लागू होती हैं। क्या? समीकरण के दोनों पक्षों में मतलब जो बराबर दिया हुआ ना, बराबर के बाएं साइड में और बराबर के दाएं साइड में, इन दो पक्षों की बात कर रहा है कि बराबर के बाएं साइड और बराबर के दाएं साइड
समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे बराबर लगा हुआ ना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं 2x + 5, और अगर मुझे इसमें 2 ऐड करना है, 2 जोड़ना है, तो मैं +2 इधर भी कर दूं और इसके इस साइड में भी +2 कर दूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो समीकरण पहले था वही समीकरण अब भी है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि 2 आ गया है, लेकिन जब आप इसको हल करोगे तो सेम चीज निकल के आएगी। अगर मैं इसमें से कुछ माइनस भी कर देती, मान लो +2 किया है, मान लो मैं इसमें से घटा देती और मैं -2 कर देती, यहाँ पे भी मेरा -2 होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स पहला क्या है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या बोलता है, समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाए। मीन्स मान लो आपके पास यही है 2x + 5 = 0। दोनों पक्ष मतलब बाईं साइड और दाईं साइड किसके, ये बराबर वाले साइन की। अगर दोनों साइड में, अगर मान लो मैं इस साइड में जो बाईं साइड है, मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इस पूरे को 5 से भाग दे रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दाईं साइड को भी मुझे 5 से भाग देना पड़ेगा। अगर मैं बाईं साइड को यहाँ पे 10 से गुणा कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। जो काम मैंने इधर किया है वही काम सेम अगर मैंने इधर कर दिया तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप उसके हल निकालोगे, जब आप इसके मूल निकालोगे, तो वो सेम ही निकलेंगे, कोई अलग नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीजें, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई समीकरण है, कोई रेखिक समीकरण है, 2x + 5 = कुछ भी हो, ये तो मैंने सिर्फ छोटा सा उदाहरण ले लिया, कोई भी रेखिक समीकरण है, अगर हमें कोई चीज जोड़नी है, घटानी है, गुणा करना है या भाग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में करना पड़ेगा। जो काम मैं बाईं साइड में कर रही हूँ वही चीज मुझे दाईं साइड में करना पड़ेगा। अगर दोनों साइड में आपने किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड है इसका मेन पर्पज यही आपको बताना है। तो ये सब बात हो गई हमारे एक चर वाले रेखिक समीकरण की। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाला जो रेखिक समीकरण होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे। उसको कैसे लिखते हैं, ax + by + c = 0। ये होता है दो चर वाले रेखिक समीकरण का समीकरण। देखो एक चर वाला जो रेखिक समीकरण था उसको हम कैसे लिखते थे, उसको हम लिखते थे ax + b = 0। ये उसका मेन फॉर्मूला होता, मतलब मेन समीकरण होता था उसका, कि हम एक चर वाले को कैसे लिखेंगे, ax + b = 0, ठीक है। और वैसे ही अगर हमें दो चर वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो चर कितने हैं, सिर्फ एक है x। यहाँ पे इसके अंदर चर कितने हैं, एक तो x है और एक y है, तो इसलिए क्या हो गया, दो चर वाला हो गया। दो चर वाला हो गया। रेखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें देखो इसकी भी जो सबसे अधिक घात है वो कितनी है, एक है। इसकी भी अधिक घात कितनी है, एक है। दोनों की अधिक घात कितनी है, एक एक ही है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये रेखिक समीकरण हो गया। अगर दोनों की यहाँ पे जो अधिकतम घात है अगर वो 2 होती तो द्विघाती समीकरण हो जाता, राइट। तो अभी ये क्या है, दो चर वाला रेखिक समीकरण है, राइट। तो आपको याद रखना है कि उसका रूप क्या होता है, ये होता है ax + by + c = 0, ओके। और यहाँ पे जो a b c है वो वास्तविक संख्याएं हैं दोनों, और a और b जो है वो दोनों ही शून्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें से एक भी शून्य हो जाती है तो फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, एक चर वाला रेखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो पहला उदाहरण दिया हुआ है। पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है, अब जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम क्या करते हैं, उदाहरण के थ्रू, उदाहरण के माध्यम से हम उसको थोड़ा सोल्व करने के लिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि कितना हमें समझ में आया। पहला इस उदाहरण दिया हुआ है, नीचे दिए गए समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान बताइए। देखो ये एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है ये द्विघाती है, क्यों द्विघाती नहीं, सॉरी, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। कैसे, देखो चर हैं इसमें दो, एक तो x हो गया, एक y हो गया, दो चर हो गए।
रेखिक समीकरण है, क्यों? क्योंकि x की घात यहाँ पे कितनी है? 1 है, y की घात भी 1 ही है, दोनों की घात 1 1 है। इट मीन्स ये क्या है? ये एक रेखिक समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दो चर वाला रेखिक समीकरण है ये सभी के सभी। ठीक है, क्योंकि सबकी कंडीशन सेम ही है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस वाले समीकरण से इसको वो करना है, बराबर करना है, कंपेयर करना है, और फिर हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बता लेते हैं। देखो, पहले हम किससे बराबर करना है वो लिख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें जो भी है x वाला टर्म, y वाला और c वाला, तीनों के तीनों जो पद हैं वो हमें क्या लेके आने हैं? बाई साइड में लेके आने हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, तीनों के तीनों जो पद हैं वो बाई साइड में लेके आ जाते हैं। 2x प्लस 3y, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 4.37 बराबर 0। ये आ गया। अब इसको इससे कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, x का जो गुणांक है वो a है, x का गुणांक कितना है? 2, तो इसका मतलब है a बराबर कितना हो गया? 2। y का गुणांक क्या है? b, और यहाँ पे y का गुणांक क्या है? 3, तो b बराबर हो गया 3। जो यहाँ पे जो अचर वाला जो पद है वो कितना है? -4.37, और यहाँ पे क्या है? अचर वाला पद c है, तो c बराबर क्या हो गया? c बराबर हो गया -4.37। ठीक है, अब यही चीज, अब ये वाला जो है हमारा समीकरण, इस समीकरण से हमने क्या किया? ए बी सी की वैल्यू निकाल दी है। अब हम इससे भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबको बाईं साइड में लेके आ जाओ। ठीक है, लेके आते हैं। x तो है ही हमारा, y को इधर लेके आए, तो ये माइनस का हो गया, -√3y -4 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम इससे कंपेयर करते हैं। x का जो गुणांक है वो क्या है? a। यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 1, तो a बराबर क्या हो गया? 1। y का गुणांक कितना है? -3। y का गुणांक क्या है? b, तो b बराबर क्या हो गया? -√3। फिर क्या है? -4, और यहाँ पे क्या? +c, तो c बराबर हो गया -4। ठीक है, अब ऐसे ही इससे भी निकालते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? सबको हमें बाईं साइड में, ये देखो दाईं साइड में है, दाईं साइड में नहीं, हमें क्या करना है? सबको बाईं साइड में लेके आना पड़ेगा, राइट? तो इधर लेके आ जाते हैं। इधर लाने से क्या हो जाएगा? -5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, ABC का मान निकालो। a क्या है? जो x का गुणांक होता है वो a होता है। x का गुणांक क्या है? -5, तो a हो गया हमारा -5। y का जो गुणांक है वो b होता है, तो b हमारा कितना है? 3, b है 3। और जो अचर होता है वो c होता है, तो अचर है हमारा 4, तो c बराबर 4। ठीक है, अब ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं। सारी चीजें बाई साइड में लेके आ जाए। 2x माइनस वाई बराबर 0, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो देखो, x का जो गुणांक है वो a होता है, ये कितना है? 2, तो a बराबर कितना हो गया? 2। y का जो गुणांक होता है वो b होता है, हमें यहाँ से पता है कि जो y का गुणांक होता है वो क्या होता है? b होता है, तो b बराबर कितना है? y का गुणांक कितना है? -1, तो b बराबर कितना हो गया? -1। फिर जो अचर राशि होती है वो c होती है। यहाँ पे अचर है क्या कुछ? यहाँ पे अचर तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि जो c है वो हमारा क्या हो गया? c हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो उदाहरण दिया हुआ है, इसमें हमें हमारे सभी समीकरण को इससे कंपेयर करना था, और फिर हमें ABC की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में इसने क्या बोला है ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है? ये दिए हुए देखो, एक चर वाला समीकरण दिया हुआ है, और हमें क्या करना है? दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। दो चर वाले समीकरण का वो क्या होता है? फॉर्मेट क्या होता है वो मैं बताती हूँ, आपको पता ही है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही तो होता है, यही होता है ना।
तो इसको करते हैं, हम क्या करते हैं, सारी की सारी बाई साइड में लेके आते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 0। लेकिन देखो x वाला पद आ गया, अचर वाला पद आ गया, बट y वाला पद नहीं आया, क्योंकि y वाला पद इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, y वाला पद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि y का जो गुणांक है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि अगर ये पद नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक 0 है। तो इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x जैसा था मैंने वैसा लिख दिया, y वाला नहीं है तो मैं क्या करूंगी, 0y माइनस 5 बराबर 0। सेम जो इसका मतलब है वही इस वाले समीकरण का मतलब है, दोनों सेम ही चीज हैं। देखो अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसको हल करोगे, तो ये क्या होगा, मैंने y को 0 से गुणा किया है, राइट, y को 0 से गुणा किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पद तो 0 हो जाएगा, ये पद 0 होते ही आपका क्या आ जाएगा, आपका ये वाला समीकरण आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो लिखा हुआ है इसको सिर्फ दो चर वाले समीकरण में ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पे दो चर वाले समीकरण में इसको लिख दिया है। तो जो पद इसमें नहीं है, आप क्या करोगे, उसका जो गुणांक है उसको 0 बना दोगे। जैसे आगे वाला करते हैं, ये है y बराबर 2, 2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें x वाला पद नहीं है, क्योंकि अगर हम इससे कंपेयर करें तो ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसमें y वाला है, c वाला है, y वाला है, c वाला है, लेकिन x वाला पद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x का जो गुणांक है वो गुणांक 0 कर देते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इस वाले को कैसे लिखेंगे, 0 गुणा x, x का गुणांक क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। फिर जो है उसको वैसा को वैसा लिख दो, y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब सेम यही चीज इसमें करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। ओके, इसमें कौन सा पद नहीं है, इसमें अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो इसमें कौन सा पद नहीं है, x वाला है, x वाला है, अचर वाला है, y वाला पद नहीं है। तो हम क्या करें, इसको y वाले पद को 0 करके लिख देते हैं। देखो 2x मैंने लिख दिया, अब आता है y वाला पद, तो इसको मैं 0 गुणा y, डॉट लगाया है इसका मतलब गुणा, डॉट मतलब गुणा, 0 डॉट y माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। इसको दोबारा लिखते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, सबको बाई साइड में लेके चला जाएंगे, 5y माइनस 2 बराबर 0। इसमें कौन सा पद नहीं है, इसमें x वाला पद नहीं है। इससे अगर हम कंपेयर करें, x वाला पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x का जो गुणांक है उसको 0 लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो x का गुणांक ही आता है, x ही आता है, x का गुणांक मैंने 0 लिख दिया, प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। ये रहा, ठीक है। तो ये सभी हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण थे, और उनको हमने क्या किया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया है। और मुझे आशा है कि आप सब लोग भी इसको लिख पाओगे। और अब हम करते हैं प्रश्नावली 4.1। इसमें सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चन हैं, तो वो दोनों हम अच्छे से कर लेते हैं। चलो देखो क्या दिया हुआ है, एक नोटबुक, नोटबुक मतलब हमारा जो कॉपी होती है, जो रजिस्टर होता है, उसको नोटबुक बोला, ठीक है। एक नोटबुक, यस, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की, कलम मतलब पेन, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, मतलब नोटबुक दोगुनी कीमत की है, कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखो। तो ये जो कथन है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। तो मैथ भी क्या है, मैथ वही तो है जो हम नॉर्मल यूज में लेते हैं, बस उसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये कथन दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। कितने चर लेने हैं, 2 चर लेने हैं, ठीक है। ठीक है, चलो लिखते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इसने छोटी सी हिंट दी है। एक हिंट क्या दी है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है।
यहाँ पे इसने क्या किया, क्योंकि इसने यहाँ पे लिख दिया है कि दो चर होने चाहिए, इसलिए इसने क्या किया, नोटबुक की जो कीमत है उसको x मीन्स एक चर ले लिया, और जो कलम की कीमत है उसको दूसरा चर ले लिया, उसको क्या ले लिया, y। तो हमने मान लिया कि जो नोटबुक है, जो आपकी नोटबुक है, नोटबुक की जो कीमत है वो कितनी है, x, और कलम की कीमत है वो है y। अब ये क्या बोला, एक नोटबुक की कीमत उस एक कलम की कीमत से, नोटबुक की कीमत x, कलम की कीमत से कितनी है 2, मतलब कलम की कीमत है y, तो इसकी दुगुनी क्या होगी, वो हो जाएगी नोटबुक की कीमत। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन गया, यही तो कथन था, कथन इतना सा ही तो है। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 2y, तो x माइनस 2y बराबर 0, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 2y, यहाँ पे अचर वाला नहीं है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसका कोफिशिएंट 0 ले लेते हैं, 0 गुणा c बराबर 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। देखो हमने क्या किया, नोटबुक की कीमत मान ली कि नोटबुक की कीमत कितनी है, x रुपए, कलम की कीमत हमने मान ली y रुपए। अब इसने बोला कि नोटबुक की जो कीमत है, मतलब x जो है वो किसके बराबर है, कलम की जो कीमत है उसके दुगुने के बराबर, तो कलम का दुगुना किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले वाले पे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बोला है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इस रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान निकालिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, वहां पे हमें क्या करना था, ये वाला जो है, यस, ये वाला जो समीकरण है इससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, और फिर हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे के सारी चीजें हमारे किस साइड में होनी चाहिए, बाई साइड में, क्योंकि दाएं साइड में तो 0 आ जाएगा, तो हम सारे के इसको किधर ले लेंगे, बाई साइड में लिखते हैं। चलो इसको 2x प्लस 3y, ये जो है इसको हम इस साइड में लिख लेते हैं, माइनस 9.35 बराबर 0। देखो आपको पता है कि अगर जो बराबर वाला जो साइन होता है ना, बराबर वाला जो साइन है, बराबर के अगर मान लो कोई चीज इस साइड में है, अगर आपको दाएं से बाएं साइड में लेके जाओगे तो क्या होता है कि इनके साइन में चेंज आ जाता है। जैसे ये है 9.35, तो मैं ये प्लस का है, मैं इसको अगर इस बराबर के इधर लेके आऊंगी तो ये क्या प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर, और ये माइनस का है और मैं इसको उधर लेके जाऊंगी तो ये दोबारा प्लस का हो जाएगा। ऐसा किसी भी संख्या के साथ, जैसे ये -10 है, अगर -10 बराबर के बाईं साइड में है, अगर मैं -10 को इधर ले जाना चाहती हूँ तो ये -10 इधर जाके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा सबके साथ होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, इस समीकरण को हम कंपेयर करते हैं इस वाले से, मीन्स x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, a, x का गुणांक कितना है हमारा 2, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ गया 2। y का गुणांक b होता है, y का गुणांक क्या है 3, तो b बराबर 3। फिर अचर वाला नंबर होता है तो c बराबर कितना है -9.35 का बार। ठीक है, ठीक है, अब हम इस पे चलते हैं, ये वाला समीकरण। तो ये तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा हुआ ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा लिख लेते हैं, x माइनस y का गुणांक कितना है 1/5 डॉट y, ठीक है, -10 बराबर 0। मैंने क्या किया, यहाँ पे y/5 है तो y/5 को हम क्या लिखेंगे 1/5 गुणा y, यही तो होगा, तो ये वाला है। अब इसमें इसको इससे कंपेयर कर लो, x का जो गुणांक है वो a होगा, तो x का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे a हो जाएगा 1। y का गुणांक कितना है -1/5, तो जो y का गुणांक होता है उसको b बोलते हैं, तो ये हो गया -1/5। आगे जो अचर है वो c होता है, तो c बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। इस 6 को भी हम क्या करते हैं बाईं साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको कंपेयर कर लो उसी वाले से। ठीक है,
तो x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है a, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है -2, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा -2। b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा y का गुणांक 3। c बराबर क्या हो जाएगा, जो अचर राशि है -6, ठीक है। अब आता है नीचे वाला, बाई साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 0। ओके, कंपेयर करते हैं। x को जो गुणांक है, x का जो गुणांक है वो क्या होगा a, तो a बराबर 1। y का जो गुणांक है वो b, तो b बराबर हो जाएगा -3। और जो अचर है वो क्या हो जाएगा c। यहाँ पे कुछ अचर है क्या, यहाँ पे तो अचर है ही नहीं, इसका मतलब c बराबर क्या है 0, c बराबर क्या है 0, ठीक है। वैसे इसमें कर लेते हैं, सारों को इस साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x + 5y बराबर 0। क्योंकि अगर हम 5y को इधर लेके आ गए बाएं साइड में, तो पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ओके, तो अब हमारा ये वाला समीकरण हो गया। इसको इससे कंपेयर करते हैं, x का जो गुणांक है वो क्या होगा a, तो a बराबर हो जाएगा 2। y का जो गुणांक है वो b होगा, तो b बराबर 5। और यहाँ पे कुछ अचर राशि है क्या, अचर तो कुछ है ही नहीं, इट मीन्स c जो है, c क्या है हमारा यहाँ पे अचर ही तो है, तो यहाँ पे अचर कुछ है नहीं, तो c बराबर हो जाएगा हमारा 0। ओके, अब आता है नेक्स्ट वाला 3x + 2 बराबर 0। इसको मैं इस वाले के फॉर्म में लिख लेती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y वाला पद नहीं दिया हुआ, और मैंने आपको बताया था कि y वाला पद नहीं दिया हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि जो y का जो गुणांक है वो 0 है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। देखो 3x तो 3x आ जाएगा, y वाला नहीं है तो y वाले को क्या लिखेंगे 0 गुणा y, और ये +2 है तो +2 बराबर 0। ओके, अब कंपेयर करते हैं। x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है a, x का गुणांक कितना है 3, तो a बराबर हो गया 3। y का जो गुणांक होता है वो b, तो b बराबर कितना हो गया, y का गुणांक तो 0 है तो b बराबर 0। फिर अचर राशि c होती है, तो c बराबर हो गया 2। यहाँ पे अचर राशि कितनी है 2, तो ये 2 हो गया। अब ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वाला जो पद है वो मिसिंग है, वो नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो गुणांक है, मीन्स x का गुणांक क्या होता है a, इसका मतलब है कि a 0 है, इसीलिए x वाला पद नहीं है। लेकिन लिख लेते हैं, देखो सबसे पहले x वाला पद ही आता है, तो वो लिख लें 0 गुणा x, फिर जो है वो का वो लिख देंगे y -2 बराबर 0, राइट। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। x का जो गुणांक है वो a होगा, तो a बराबर कितना है 0, क्योंकि x का गुणांक तो 0 है। y का जो गुणांक होता है वो b होता है, हमारे में y का गुणांक कितना है 1 है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना, इसका मतलब 1 ही है वहां पे, तो 1 हो गया। अब जो अचर राशि है वो कितनी है c, और यहाँ पे कितनी है -2, तो c बराबर हो गया -2। ओके, अब हमारा आता है लास्ट। हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबको हम बाई साइड में लेके आ जाएंगे। चलो सबको बाई साइड में लेके आते हैं, तो ये कितना हो गया -2x + 5 बराबर 0। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि y वाला जो पद है वो मिसिंग है, वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का जो गुणांक है वो 0। y का गुणांक कौन होता है b, y का गुणांक होता है b, इसका मतलब b हमारा 0 है। लेकिन इसको लिख लेते हैं तो थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए। 2x और y वाले में क्या करेंगे 0 गुणा y + 5 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया। इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। x का जो गुणांक है वो क्या होता है a, यहाँ पे कितना है -2, तो a बराबर हो गया हमारा -2। b का गुणांक कितना है 0, सॉरी y का गुणांक कितना है 0, तो ये हो गया b। और अचर राशि कितनी है 5, तो c हो गया हमारा 5। ठीक है, तो ये हमने अभी क्वेश्चन 2 में जितने भी ऑप्शंस दिए हुए थे वो सारे के सारे हमने सोल्व कर लिए हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम चलते हैं आगे पे। ये हमारी जो एक्सरसाइज थी, जो प्रश्नावली थी 4.1 वो खत्म हो गई है। अब हम आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाला हमारा टॉपिक था रेखिक समीकरण का हल। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या होता है। वो क्या होता है ax + bx + c बराबर, सॉरी ax + by क्या होता था हमारा
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है हमारा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये तो हमने पढ़ लिया अभी। अब हमें क्या करना है, ये जो समीकरण है इसका हल निकालना है। ठीक है, इसका हल निकालना है। और हल के लिए देखो, हमने देखा था कि एक चर वाला ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे हमने जो एक चर वाला जो ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये क्या है, ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण। जब हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल देखे थे तो वो क्या था, इसका एक ही हल होता है और वो जो हल होता है वो अद्वितीय होता है। लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट है ये कि अगर हम इसके हल निकालेंगे तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक हल नहीं होता, इसके बहुत सारे हल होते हैं। कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं तो आप क्या बोलोगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मीन्स उसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला है, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है। इसमें x और y की वैल्यू पूछी है इसने कि x और y की वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूंगी, x और y दोनों की वैल्यू बतानी है तो मैं क्या करूंगी, x बराबर मान लो मैंने 0 रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं ना, x बराबर मान लो मैंने 0 रख लिया, तो 2 गुणा 0 प्लस, अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3y बराबर 12। ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, 3y बराबर 12। y बराबर कितना हो गया, 12/3, 3 चौक 12, मीन्स y कितना आ गया, y आ गया हमारा 4। इसका मतलब है एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, जब x 0 है तो y कितना होगा। इसको देखो हमेशा कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, पहला जो पद आता है वो हमेशा x का आता है, दूसरा जो आता है वो y का आता है। तो मैंने लिखा 0,4। इसका मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए आप लोग को पता, अगर कहीं पे लिखा है 0,4 तो ये आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहला जो है वो किसका है, x का, और जो दूसरा है वो किसका मान है, y का। ये आप लोगों को दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। कहीं लिखा है 0,4, इसका मतलब x इज 0 और y जो है वो हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, ये तो देखो मैंने क्या किया, x का मान 0 ले लिया तो y मेरा 4 आ गया। लेकिन अगर मैं x बराबर 1 ले लेती, मैं क्या ले लेती, x बराबर 1 ले लेती, तो यहाँ पे देखो y कितना आता, x बराबर में क्या लिया 1, तो निकालो 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 प्लस 3y बराबर 12। ये कितना हो गया, 2 प्लस 3y बराबर 12। 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2, 2 को उधर लेके चली गई, उधर लेके जाऊंगी तो 2 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर 10/3। y का मान कितना आ गया, 10/3। इसकी बार अब की बार हमारे इसके हल क्या निकले, अब की बार निकले इसके 1 10/3, 10/3। ठीक है, तो मतलब इस समीकरण को हमने हल किया तो पहला हमारा निकला 0,4, दूसरा निकला 1 10/3। ऐसे अगर आप देखोगे तो इसके अनेक हल निकल सकते हैं। x की कुछ भी मान लोगे उसके लिए y का अलग मान आएगा। ठीक है, y का कुछ मान लोगे उसके लिए अलग x का अलग मान आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। सिर्फ एक हल नहीं होता, अनेक हल होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब आगे चलते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अब आगे हमारा उदाहरण 3, उदाहरण 3 आ गया। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालते हैं हम x प्लस 2y बराबर 6, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। देखो जब भी आपको हल निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक चर की वैल्यू जो है, एक चर का जो मान है वो आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। ठीक है, एक चर का मान, क्योंकि एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण में
दो चीजें ऐसी हैं, दो चर हैं जिनका हमें मान पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस दो चर वाले रेखिक समीकरण को जब भी हल करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक चर का मान हम अपनी तरफ से जो चाहे वो मान सकते हैं और उसके अनुसार फिर हम दूसरे का निकालते हैं। ठीक है, तो आप x का भी मान सकते हो और y का भी, ऐसा नहीं है सिर्फ x का आप मानो, आप y का भी मान सकते हो। ठीक है, तो मेरे को 4 निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी, एक बार मैं लूंगी x बराबर 0, दूसरी बार मैं लूंगी y बराबर 0, क्योंकि मैं क्या करूं, जो सिंपल सिंपल वाले हैं वही ले लेते हैं, हमें क्यों हार्ड लेने हैं। फिर आता है x बराबर 1 और फिर दूसरा लूंगी मैं y बराबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जब मैंने x बराबर 0 लिया है तो मैं देखूंगी कि y का क्या मान आता है। x बराबर 0 लिया तो मेरा y का क्या मान आएगा, इस वाले समीकरण में रख देते हैं। x बराबर क्या लिया मैंने, 0, तो 0 प्लस 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो गया, 6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर हो गया 3। इसका मतलब इसके हल क्या हो गए, इसके हल हो गए 0,3, 0,3। जब x 0 है तो y कितना आया, 3 आया, तो इसको मैंने कैसे निरूपित किया, ऐसे 0,3। अब देखते हैं, जब y हमारा 0 है, जब y हमने मान लिया तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। तो y जब हमने 0 माना तो अब हम इसमें सोल्व करते हैं, x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 6, तो x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, x 6 है, 6,0, इसी का हल है 6,0 भी और इसी का हल है 0,3 भी। ठीक है, अब हम आगे वाले पे चलते हैं। ये क्या है, x बराबर 1 माना, x बराबर 1 माना, तो देखते हैं y का मान कितना आता है, इसी में रखते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 2y बराबर 6, तो 2y बराबर कितना हो गया, 6 माइनस 1, तो 2y बराबर हो गया 5, तो y बराबर कितना हो गया, 5/2, 5/2। तो इसका मतलब जब x 1 है तो y क्या होगा, 5/2 होगा। x जब 1 है तो y हमारा कितना होगा, 5/2 होगा। ये भी इसी समीकरण का हल है। आगे वाला और चलते हैं। जब मैंने क्या किया, y 1 माना है, तो y 1 माना तो x क्या निकलेगा, देखते हैं। x प्लस 2 गुणा 1 बराबर 6, x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर कितना हो गया, 4। तो x बराबर 4 है तो y बराबर 1, तो ये कितना निकला, 4 और 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 6, इसके मैंने आपके सामने 4 हल निकाल दिए हैं, 4 अलग अलग हल निकाल दिए। और ऐसे आप देखोगे, आप 4 नहीं, 5 नहीं, आप अनेक हल निकाल सकते हो। ठीक है, आप क्योंकि एक चर की आप कुछ भी वैल्यू निकाल लो, कुछ भी वैल्यू मान लो, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा चर निकाल लो, राइट। तो इसी टाइप से उसके बहुत सारे हल निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे वाले पे, उदाहरण 4 पे। उदाहरण 4 क्या बोला, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे हमें क्या करने, 2 हल ज्ञात करने। जब भी 2 हल ज्ञात करने तो हम क्या करेंगे, हमें एक चर तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों सिंपल से ही ले लेती हूँ। मैं एक बार निकालूंगी x बराबर 0 के लिए और दूसरा हल निकालूंगी y बराबर 0 के लिए, क्योंकि मैं जो सबसे सिंपल वाला वही निकालूंगी, टफ क्यों करना है मुझे। ठीक है, तो x बराबर 0, जब x बराबर इसमें 0 रखेंगे तो देखते हैं y का क्या मान आता है। जब x बराबर 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, 0 गुणा 4 0 हो गया, प्लस 3y बराबर 12, y बराबर कितना हो गया, 12/3, y बराबर कितना हो गया, 12/3। तो जब x बराबर 0 रखा तो हमारे क्या आ गए, हमारे आ गए 0,12/3। ठीक है, जब y बराबर 0 रखा तब क्या आया, देखो जब आया 4x, y वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, इसको मैं नहीं लिख रही। 0 बराबर 12, x बराबर 4x बराबर कितना हो गया, 12, x बराबर कितना हो गया, 12/4, 4 3 12, तो ये हो गया x बराबर 3। ये कितना हो गया, x बराबर 3। तो हमारे कितने आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे, x कितना है 3, 3 कोमा y कितना है 0। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 12, इसके 2 हल कौन से आ गए, 0,0 12/3 और 3 0। ठीक है,
वही हम इसके लिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 के लिए निकालेंगे इसका भी, ठीक है। जब x बराबर 0 किया तो क्या होगा, ये पहला पद जो है 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5y बराबर 0, तो y भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, x 0 तो y भी 0, तो दोनों क्या हो गए 0 0 ही हो गए, ठीक है। अब दूसरा हम निकालते हैं, इसमें भी हमने क्या किया, y बराबर 0 रखा, तो y बराबर 0 रखोगे तब क्या हो जाएगा, तब भी सेम ही चीज आ जाएगी, क्योंकि तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम y का दूसरा मान रख लेते हैं, y बराबर हम क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक तो हमने रखा x बराबर 0, दूसरा हम रख लेते हैं y बराबर 1, ठीक है। इसमें y बराबर 1 रख के देखते हैं क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 गुणा 1 बराबर 0, 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया, एक तो 0 0 आ गया था और y बराबर 1 रखा, तो हमारा क्या आ गया -5/2, 1। तो इस वाले समीकरण के दो हल कौन से हैं, इस वाले के दो हल हैं ये वाले, ठीक है। 0 0 -5/2, 1, इस वाले के क्या थे, ये वाले, ये दोनों, ठीक है। अब थर्ड वाले की ओर निकाल लेते हैं हम। थर्ड वाले में भी क्या करेंगे, हम 0 0 से ही देखते हैं, जब हमने x 0 रखा और y 0 रखा उस टाइम पे क्या निकलता है, ओह लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ y है, x तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं y का मान निकालते हैं यहाँ पे, तो y का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा, देखो पहले तो इसको हम क्या करते हैं, दो चर वाले समीकरण में लिखते हैं। दो चर वाले में कैसे लिखेंगे, इसमें y वाला जो पद है वो मिसिंग है, y वाला पद क्या है, मिसिंग है, तो हम y वाला पद लिख देते हैं, 0 गुणा x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इसमें x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू 0 रखें। जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये तो वैसे भी 0 होना है, तो हमारा जब हमने लिखा x बराबर 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3y प्लस 4 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा -4/3, मतलब एक हल इसका क्या आ गया, एक हल आ गया इसका 0, -4/3। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने सोचा कि इसमें ऐसा करते हैं, x बराबर 1 रख लेते हैं। इसमें क्या कर, क्योंकि देखो मैं y तो रख नहीं सकती, y का मान तो यहाँ पे रख नहीं सकती, क्योंकि मैं y का मान रख दूंगी तो फिर मैं निकालूंगी किसका, क्योंकि इस पद में तो सिर्फ y है, इसलिए हम y का मान नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, x का कोई भी मान रखेंगे। और आपको पता है कि x का कुछ भी मान रखो, y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा -4/3। देखते हैं, देखो अभी x मैंने क्या रखा है, x मैंने रखा x बराबर 1। जब x बराबर 1 रखूंगी, लेकिन x तो 0 से गुणा है, तो ये तो दोबारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3y बराबर -4 और y बराबर क्या आ जाएगा -4/3। तो इसमें कौन से हल आ गए इसका, 1, -4/3, ठीक है। तो ये वाला जो समीकरण है, ये वाला जो समीकरण है, इस समीकरण के दो हल कौन से आए, एक तो आए 0 -4/3, एक आया 1 -4/3। तो ऐसे वाला समीकरण जब भी आता है उसमें आप देखोगे कि x का कुछ भी मान रखो आप, चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, y का मान हमेशा क्या आएगा, y का मान आएगा -4/3, -4/3, -4/3, ठीक है। तो इस ऐसे वाला, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आप ये मत सोच लेना कि इसके मैं दो हल कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे तो x का टर्म ही नहीं है, अगर मैं y का मान रख दूंगा तो मैं मान किसका निकालूंगा। तो ये इसका तरीका है, इस तरीके से आप इसके दो हल, दो या दो से ज्यादा, जितने हल पूछे उतने हल निकाल के दे सकते हो आप, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारी आ जाती है प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली में क्या है वो देख लेते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। x बराबर 3x प्लस 5 का हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x प्लस 5। हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, सबको बाई साइड में ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -3x प्लस 5
-3x -5 प्लस वाई बराबर 0, और अच्छे से लिखूं तो -3x प्लस वाई -5 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। अब हमें क्या करने हैं, ये किसके बारे में पूछ रहा है, से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों का एक अद्वितीय हल है, मतलब इसके हल निकालने हैं भाई। एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल होंगे, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो हमें पता है, हमने पहले देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन दिए हुए, तीनों ऑप्शन में कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। लेकिन इसने एक चीज और कही है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ऐसा क्यों है कि इसके बहुत सारे हल हैं, तो हमें वो निकाल के देना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमें ये तो पता है कि ये वाला ऑप्शन सही है, आंसर तो हमारा थर्ड वाला रहेगा, लेकिन क्यों का आंसर हम क्या करेंगे, एक टेबल बना के देंगे। वो टेबल हम इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो रो बनाएंगे इसकी, एक में रखेंगे x और दूसरे में रखेंगे y, ठीक है। एक मान, दो मान, तीन मान। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर x के मान रखेंगे और यहाँ पे हम y के मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा समीकरण है, हमने क्या किया, इसके अंदर हमने रखा x बराबर 0। क्या रखा, x बराबर 0। तो जब x 0 है तो y का मान क्या होगा, देखते हैं। देखो x 0 हो गया, तो ये समीकरण कैसे हो गया, y -5 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया हमारा 5, y बराबर 5। अब हमने रखा x बराबर 1, अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 1, x बराबर 1 रखा, तो यहाँ पे देखो y का मान कितना आ जाएगा, -3 गुणा 1 प्लस y -5 बराबर 0, -3 प्लस y -5 बराबर 0। तो y -3 और -5 कितने हो गए, -8 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 8, y बराबर कितना हो गया 8। अब मान लो मैं x बराबर रख रही हूँ 100, x बराबर कितना रख रही हूँ 100, मैंने रखा x बराबर 100, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, मैंने रखा x बराबर 100, तो मेरा कितना हो जाएगा -300 प्लस y -5 बराबर 0। तो y कितना हो जाएगा, प्लस y, और ये कितना हो जाएगा -300 और -5, तो ये कितना हो जाएगा -305 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 305, y बराबर हो गया 305। तो y बराबर क्या हो जाएगा 305, सॉरी। तो इस वाली टेबल से आप लोग देख सकते हो कि कितने हल आ रहे हैं, अनंत हल आ रहे हैं, ठीक है, अपरिमित रूप से, ठीक है। कैसे, देखो हमने 0 रखा, तो 0 के साथ हल कितना आया y का 5, 0,5 इस समीकरण का हल है, 1,8 0,5 इस समीकरण का हल है, 1,8 इस समीकरण का हल है। ऐसे ही अगर हम x की मान 2, 3, 4 रखते जाएं, सबके लिए y की क्या अलग अलग वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। और लास्ट वाला जैसे हमने 100 के लिए लिखा, तो 100 के लिए कितना आया 305। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस टेबल से कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या होगा, इस क्यों का आंसर मिल गया कि क्यों हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर एक x के लिए y का मान निकल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या करवा रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इसमें हमें क्या करना है, इनके 4 हल निकालने, ठीक है। मैंने हल 4 निकालने, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक चर को तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो हम सबसे सिंपल वाले जो होंगे वो मानेंगे, टफ वाले में नहीं जाएंगे, सबसे सिंपल वाले। हम क्या करते हैं, x बराबर 0 मान लेते हैं, y बराबर 0 मान लेते हैं, फिर x बराबर 1 मान लेते हैं और y बराबर 1 मान लेते हैं, और
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही मानो, आपका जो मन करे आप वो मान यहाँ पे मान सकते हो। जैसे मैंने एक बार x का माना, एक बार y का, आपका मन करे तो आप सिर्फ x के मान लो और फिर y के मान निकाल लो, और आपका मन करे तो सिर्फ y वाले आप मान लो और x के सारे मान आप निकाल लो। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। अब हुआ x बराबर 0, तो इस समीकरण में जब x बराबर 0 रखूंगी तो कितना हो जाएगा, y बराबर 7, y बराबर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा 7, तो ये एक तो यहाँ से निकल जाएगा 0 7, फिर मैंने रखा y बराबर 0, तो जब मैंने y बराबर 0 रखा तो इसमें क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 7, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 7, और x बराबर क्या निकल जाएगा 7/2, x बराबर क्या निकल जाएगा 7/2, तो ये क्या हो जाएगा 7/2, 0, ठीक है। अब x बराबर 1 रखना है तो यहाँ पे चलो हम रखते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 रखा तो 2.1 प्लस y बराबर 7, 2 प्लस y बराबर 7, y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो गया 5, y बराबर कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 1,5, ठीक है। अब क्या है y बराबर 1 रखते हैं, तो चलो y बराबर 1 रख लेते हैं। y बराबर 1 रखना है तो 2x प्लस 1 बराबर 7, 2x बराबर कितना हो गया 7, एक उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 6, तो x बराबर 3, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3, तो 3,1, ठीक है। तो ये वाला जो समीकरण है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 7, इसके 4 हल मैंने निकाल दिए, 0 7, 7/2 0, 1 1 5 और 3 1, ठीक है। इसके 4 हल मैंने निकाल दिए। ऐसे ही हल हम इस सेकंड वाले के भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्या मानेंगे, वही मानेंगे, x बराबर 0 मानेंगे, उसके लिए निकालेंगे, इसके लिए सेम यही चीजें रखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हमारा है x बराबर 0, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये वाला तो पद 0 हो जाएगा, y बराबर 9, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया 9, मीन्स अगर हमारा x 0 है तो y कितना हो गया 9, पहला आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा y बराबर 0, y बराबर हमें 0 मानना है, तो y बराबर 0 अगर हम इसमें मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा पाई x बराबर 9, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/पाई, तो x बराबर कितना हो गया 9/पाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, इसको आप ऐसे लिख दो 9/पाई 9/पाई, 0, ठीक है। आगे वाला क्या है x बराबर 1, x बराबर 1, ठीक है। x बराबर 1 मानते हैं, x बराबर 1 मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई गुणा 1, तो पाई रहेगा, y हमें निकालना है बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, पाई इधर चला जाएगा तो 9 माइनस पाई, ठीक है। तो ये क्या है x बराबर 1 है तो y बराबर हमारा कितना आ गया 9 माइनस पाई, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 1,9 माइनस पाई, ठीक है। चौथा हल इसका कैसे निकालेंगे, y बराबर 1 रख के, तो चलो इसमें y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई x प्लस 1 बराबर 9, पाई x बराबर क्या हो जाएगा, एक उधर चला जाएगा तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो पाई x बराबर कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर कितना हो गया 8/पाई, कितना हो जाएगा 8/पाई, y बराबर 1, x बराबर 8/पाई, तो चौथा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 8/पाई, 1, ठीक है। ये 4 सॉल्यूशन, ये जो 4 हल हैं ये किसके हो गए, हमारे ये वाली जो समीकरण है इस समीकरण के 4 हल हो गए, ठीक है। अब हमें किसके निकालने हैं, अब हम जो नीचे वाली है इसके निकालने हैं, इस वाले के हल निकालने हैं, ठीक है। चलो निकालते हैं। हम सबसे पहले क्या रखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 0 बराबर 4y, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर भी 0 हो गया, तो y भी हमारा 0 आ गया,
तो ये क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा 0 0। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, y बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन ये तो दोनों सेम सेम हो गए, ये भी 0 0 और ये भी 0 0, तो ये तो थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y की कुछ अलग वैल्यू लेंगे। एक काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि आगे हमने y की वैल्यू 1 तो ले ली, तो एक काम करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे y की 2 ले लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2। x बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना हो गया, 8। तो x बराबर हो गया 8। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन 8,2। ठीक है, तीसरा क्या है, x बराबर 1। x बराबर 1, x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 4y। तो y बराबर कितना हो गया, 1/4। y बराबर हो गया 1/4। तो ये हल कौन सा क्या आ गया, 1,1/4। ठीक है, आगे क्या है, y बराबर 1 रखा, y बराबर 1 रखा, y बराबर जब 1 रखा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, x बराबर 4। कितना आ गया, x बराबर 4। जब y बराबर 1 रखा तो x बराबर आ गया हमारा 4, तो क्या हो जाएगा 4,1। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो समीकरण है x बराबर 4y, इसके चार हल कौन कौन से निकले, 0 0, 8 2, 1 1/4 और 4 1। ठीक है, इसके हल कौन से निकले, देखो मैं कलर से कर देती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इसके निकले ये 2 और ये 2। ये किसके हैं, इस वाले के, राइट। और अगर हमें इसके देखने हैं, इस वाले के देखने हैं, ये वाला। ठीक है, ये तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा कलर करती हूँ, ये वाला दिखाई दे रहा है, यस आ रहा है, ये वाला। इसके सॉल्यूशन, इसके चार कौन से हैं, इसके चार हैं ये वाले, ये वाले, दिस 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 दिस, ये चार। ठीक है, अब तीसरा आता है कौन सा, ये 2, ये 2x + y बराबर 7 वाला। तो इसके चार कौन से निकले थे, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके ये चार निकल गए। तो हमने क्या किया, हमने सभी के निकाल दिए हैं इनके। अब हम चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4, समीकरण दिया हुआ ये x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना है, चार हैं, देखो ये हल दिए हैं उसके, 1 2 3 4 5, 5 दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हल इस समीकरण का। अभी तक हम क्या निकालते आए थे कि कोई भी समीकरण हमारे पास दिया हुआ था और उस समीकरण के हमें क्या निकालने थे, हल निकालने थे। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा निकला है, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है और हल भी दिए हुए हैं, और हमें पूछा है कि ये हल इस समीकरण के हैं कि नहीं है, वो आप लोग चेक करके बताओ। तो चलो चेक करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 0,2। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप x बराबर 0 रखोगे और y बराबर 2 रखोगे, क्या रखोगे, x बराबर 0 और y बराबर 2, तो ये जो समीकरण है ये हल हो जाना चाहिए। हल हो जाना चाहिए मतलब संतुष्ट हो जाना चाहिए, मतलब जब x बराबर 0 रखोगे और y बराबर 2 रखोगे तो ये जो समीकरण है ये आपका संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतुष्ट होने का मतलब ये होता है कि जो बाईं साइड है और जो दाईं साइड है, क्योंकि यहाँ पे आप समीकरण में देखोगे, समीकरण क्या है, x - 2y = 4। तो इसका मतलब है जब हम ये मान इसके अंदर रखें तो जो बराबर का साइन लगाया हुआ है ना, इसके दोनों साइड में सेम चीज आनी चाहिए, दोनों साइड में सेम चीज। क्योंकि देखो मान लो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 3 3 2 3 3 4, ये बराबर है, तभी तो इन दोनों के बीच में बराबर का साइन लगेगा। इन दोनों के बीच में बराबर का साइन लग सकता है क्या, नहीं लगेगा। इन दोनों के बीच में बराबर का साइन लग सकता है, नहीं लगेगा। तो बराबर का साइन लगने का मतलब क्या होता है, बराबर का साइन लगने का मतलब ये है कि इसकी जो बायां जो पक्ष है वो बराबर है दाएं पक्ष के।
तो इसका मतलब है कि जब हम x और y का मान रखें तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि बायां पक्ष बराबर आ रहा है क्या दाएं पक्ष के। देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो x बराबर कितना 0, y बराबर कितना 2, तो -2 गुणा 2 बराबर 4। तो ये कितना हो गया 0 -2 2 दूनी 4, -4 बराबर 4। क्या -4 जो -4 है वो क्या 4 के बराबर होता है? नहीं, -4 तो -4 के बराबर होता है, 4 के बराबर तो 4 होता है, ठीक है। तो -4 4 के बराबर कभी नहीं हो सकता, दोनों की वैल्यू अलग होती हैं। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका हल नहीं है, हल नहीं है। जो ये पहला है, जो पहला है हल नहीं है, ये हल नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है 2 0, राइट। तो हम एक काम करते हैं 2 0, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, आपकी बात थोड़ा अच्छे से करें। 2 0 इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 और y बराबर 0, ठीक है। चलो समीकरण में लिख के देखते हैं। समीकरण हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, x - 2y बराबर 4। x क्या रखा 2 रखा, -2 गुणा y कितना है 0, 0 बराबर 4। तो ये तो 0 हो ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 बराबर 4। क्या 2 के 4 2 4 के बराबर होता है? नहीं, 2 तो 4 के बराबर नहीं होता। तो यस, ये भी हल नहीं है, ये भी क्या है हल नहीं है, नहीं है ना, ये भी हल नहीं है। अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में है कि x बराबर कितना, x बराबर 4 और y बराबर 0, y बराबर 0। चलो इस वाले समीकरण में रख के देखते हैं। x बराबर क्या 4 -2 गुणा y कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा बराबर 4। तो ये पद तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 बराबर 4। तो 4 4 के बराबर है, यस 4 4 के बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर है, तो यस हल है, हल है, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, x बराबर कितना है, x बराबर है √2, x बराबर है √2 और y बराबर कितना है, y बराबर है 4√2, 4√2, ठीक है। समीकरण में रखते हैं। x बराबर कितना √2, √2 रख लिया, -2 गुणा 4, 4 का मान कितना है 4 गुणा √2, 4 गुणा √2 बराबर 4। देखते हैं ये कितना हो गया √2 माइनस 4 दूनी 8, 8√2 बराबर 4। √2 दोनों में है, तो √2 दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, तो पीछे कितना बच गया 1 - 8 बराबर 4। तो ये कितना हो गया 1 - 8 कितना हो गया -7, तो ये हो गया -7√2 बराबर 4। क्या 4 के बराबर है -7√2? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हल नहीं है, हल नहीं है, राइट। अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। ये क्या है 1 1, ठीक है। तो 1 1 के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर भी 1 हुआ और y बराबर भी 1 हुआ। रख के देख लेते हैं। 1 - 2 गुणा 1 बराबर 4। तो ये क्या होगा 1 - 2 बराबर 4। 1 - 2 कितना होता है -1, तो -1 बराबर 4। क्या -1 4 के बराबर होता है? नहीं होता, इसलिए ये भी हल नहीं है, हल नहीं है। तो इस समीकरण का सिर्फ एक ही हल है, वो कौन सा, वो है 4 4 0, ठीक है, वो है 4 0। तो ऐसे इस ये वाला जो उदाहरण है, ये वाला जो उदाहरण क्वेश्चन है, ये वाला जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न से आप देख सकते हो कि आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास हल दिए हुए हैं तो आप वो हल चेक कर सकते हो कि वो आपके दिए हुए समीकरण के हल हैं कि नहीं है। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, अब आगे आपको याद रखना है उसको, ठीक है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं।
फोर्थ में दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 का एक हल हो। मतलब जो समीकरण दिया हुआ है, जो समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k, और इसने ये बोला है कि x बराबर 2 y बराबर 1 मीन्स 2,1 ये जो है ये इस समीकरण का हल है। इसने बोला ये इसका हल है। अगर हल है तो हमें क्या करना है, हमें k का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसके हल हैं, तो क्या होगा कि जब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखें तो बायां साइड दायां साइड के बराबर होगा। करके देखते हैं। x का मान कितना हुआ 2, तो 2 गुणा 2 इसमें रख रही हूं मैं, प्लस 3 गुणा y का मान कितना है 1, 1 बराबर k। अब बाएं साइड सोल्व करें, 2 गुणा 2 4 प्लस 3 गुणा 1 3 बराबर 4 बराबर के। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 बराबर के। तो इसका मतलब क्या हो गया के बराबर 7। तो के बराबर 7, के का मान ही तो हमें निकालना है, तो के का मान निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों ने ये वाली जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से कर ली है। ठीक है, इसके हमने उदाहरण भी सारे कर लिए हैं, और इसके जो भी प्रश्नावली के अंदर जो भी प्रश्न दिए हुए थे, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब एक पेज में इसका सारांश और देख लेते हैं, उसके बाद में क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे तो सारांश में आज कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, बट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, उसका जो समीकरण पढ़ा वो क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यही पढ़ा हमने। दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर 0। दूसरा हमने ये पढ़ा कि इसके हल क्या होते हैं, इसके हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये हमें याद रखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। यस, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या बोल रहा है कि जो हमने वो नहीं दिया था क्या, संख्या रेखा दी हुई थी, संख्या रेखा दी हुई थी, वहीं पे उसी की बात कर रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। जैसे हमने देखा ना कि x की कोई भी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कोई कुछ भी रखते हैं तो y के लिए उसका अलग मान आ जाता है। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है ये कि आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु मतलब प्रत्येक x के लिए रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल, कोई भी उसका जो हल आता है वो रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, आलेख पर स्थित एक बिंदु है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 5। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।